कॉम्पिटिशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये टेस्ट सीरीज है। प्रतिदिन लोगों को प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। इस समय नया बैच भी चल रहा है और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं चैनल पर देख रहे हैं वो ज़रूर ध्यान दें। यूजीसी नेट जून 2023 में जो परीक्षा है उसका नोटिफिकेशन बस आजकल में आने वाला ही है। इसी अप्रैल के लास्ट वीक में, यानी अब 2-3 दिन जो और बचा है, इसी में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इनकेस अगर नहीं आता है तो मई के फर्स्ट वीक से पहले तो फर्स्ट वीक में तो आ ही जाएगा। यहाँ पर आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों को कैसे हल करें, और जो हल करने का तरीका हम आपको बताएंगे यह तरीका आपको सफलता दिला ही देगी। यह 100% सत्य है। लेकिन जब आप इस तरीके से प्रश्नों को हल करेंगे तब भाई विगत वर्ष का जो प्रश्न पत्र है उसे कैसे हल करें, हल करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने विगत 10 वर्ष के प्रश्न पत्रों को बस केवल रट लिया और उससे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देखते हैं 100 में से 2 या 3 प्रश्न ऐसे होते हैं जो विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों से सेम टू सेम वैसे पूछ लिए जाते हैं, बाकी तो सारे नए प्रश्न लगते हैं। लेकिन जहाँ तक हम लोगों ने एनालिसिस किया है, पेपर पर जो देखा गया है, उसमें यही है कि विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों से ही संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। लेकिन किस तरीके से आते रहते हैं, कैसे आपको पढ़ना है, और अगर उसको आपने फॉलो किया तो 100% यह सत्य है कि आप सफल होंगे। लेकिन तरीका क्या होना चाहिए ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, डेली प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, डेली वीडियो लेक्चर चाहते हैं, डेली लाइव क्लास आप चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो को। अब इसमें जो प्रश्न पत्र मैंने लिया है, इस प्रश्न पत्र को कैसे हल करना है आप खुद देखें। ये विगत वर्ष का ही प्रश्न पत्र है और लगातार प्रतिदिन टेस्ट सीरीज दी जाती है। एक एक प्रश्नों को आप देखें। जैसे पहला प्रश्न दिया है कि अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कौन थे। ये पहला प्रश्न है। अब यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, कुंभनदास। लेकिन अब आपको क्या पढ़ना है, आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए। अष्टछाप की स्थापना कब हुई, अष्टछाप की स्थापना किसने किया, अष्टछाप में कुल कवियों की संख्या कितनी है, कुल जो लेखक हैं उनकी संख्या कितनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। जैसे अष्टछाप में आप देखेंगे वल्लभ संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय। अब आपको इसी प्रश्न से पढ़ लेना है कि वल्लभ संप्रदाय के जो अष्टयाम है उसी अष्टयाम की सेवा करने के लिए अष्टछाप की स्थापना की गई। अष्टयाम में आप देखेंगे मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, उत्थान, शयन, ये सारी चीज़ें हैं। अष्टछाप में आप देखेंगे कि इसकी स्थापना कब की गई। अष्टछाप की स्थापना तो आप देखेंगे 1565 में की गई। विट्ठलनाथ ने किया, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 शिष्य विट्ठलनाथ के थे, 8 शिष्य थे। अब 8 में एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है। 8 में से आप देखेंगे कि 6 ऐसे कवि हैं जो उत्तर प्रदेश से हैं, 2 ऐसे कवि हैं जो एक गुजरात से हैं और एक राजस्थान से हैं। यानी वल्लभाचार्य के एक जो शिष्य हैं वो गुजरात के हैं जिनका नाम है कृष्णदास। जो विट्ठलनाथ के 4 शिष्य हैं उनमें से एक शिष्य राजस्थान के हैं जिनका नाम है गोविंद स्वामी। तो इस तरीके से सबके बारे में आपको पढ़ लेना है। और अगर इस तरीके से आपने पढ़ा तो यकीन मानिए आने वाली परीक्षा में आपका प्रश्न कभी भी नहीं छूटेगा। वैसे सूरदास की जो रचना है
या नंददास की रचना है या कृष्णदास की रचना है, कुंभन दास की रचना है, इसके बारे में किसने क्या कहा? कुंभन दास के बारे में आप जानते ही, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया कि संतन को कहाँ सीकर सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। ऐसे सूरदास की जो सुरसागर है, सुरसागर के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। सुरसागर को किसने कहा है कि वह ईश्वरीय प्रेम की पवित्र भूल भुलैया है? आप लोगों में से जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं सभी से ये उम्मीद करूंगा, चाहे वो हमारे पेड मेंबर्स हों और चाहे हमारे व्यूअर्स हों, सभी से उम्मीद करूंगा कि इसका उत्तर आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि सूरसागर को किसने कहा कि वह ईश्वरीय प्रेम की पवित्र भूल भुलैया है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सूरसागर के बारे में किसने कहा है। क्या आपको पता है किसने कहा है, किस रचना में कहा है? आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न पर आते हैं, लेकिन उम्मीद यही करते हैं आपसे कि आप जरूर इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे कमेंट करके कि सूरसागर को किसने कहा है कि वह ईश्वरीय प्रेम की पवित्र भूल भुलैया है। जायसी पद्मावत है, जायसी की जो रचना है, जायसीकृत पद्मावत है, वो कैसी रचना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कि जायसी की जो रचना है पद्मावत, वह कैसी रचना है? वो रूपक काव्य है। कैसी रचना है? तो रूपक काव्य है। आपका उत्तर हो जाएगा सी, रूपक काव्य। अब पद्मावत के बारे में आपको जानना है। पद्मावत में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? पद्मावत का प्रकाशन वर्ष क्या है? रूपक काव्य किसने कहा है? रूपक काव्य, प्रतीकात्मक काव्य किसने कहा है? इस रचना को समासोक्ति काव्य भी कहा जाता है, यह भी पूछा जाता है। या फिर अवधि का अर्घान जायसी को किसने कहा है? तो बच्चन सिंह ने कहा है। तो इस तरीके के प्रश्न सूफी कवियों से पूछे जाते हैं। हिंदी सूफी कवियों की ज़मीन भारतीय है और दक्षिण हिंदी सूफी कवियों की ज़मीन ईरानी है, बच्चन सिंह ने कहा हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में। तो इस तरीके के जो प्रश्न पूछा जाता है उस पर ध्यान दें, और एक प्रश्न से कई सारी चीज़ें, उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों की अगर आप तैयारी कर लेते हैं, उन चीज़ों को आप पढ़ लेते हैं, तो बहुत ही आराम से आप आगे बढ़ सकते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल पंक्ति किसकी है? आपको पता है कि मीराबाई की है, तो सिर्फ इतना रट लेना कि मीराबाई की है काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको यह भी ध्यान रखना है कि मीराबाई को किसने राजपूतानों के मरुस्थल की मंदाकिनी कहा है? मीराबाई को किसने भक्ति के तपोवन की शकुंतला कहा है? तो सुमित्रानंदन पंत ने पल्लव की भूमिका में। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जा चुकी है, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, पुराने मेंबर्स में जानते होंगे कि मीराबाई को सुमित्रानंदन पंत ने राजपूतानों के मरुस्थल की मंदाकिनी कहा, भक्ति के तपोवन की शकुंतला कहा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। कई बार पंक्तियां पूछी गई हैं, जो रसलीन की पंक्ति है, रसलीन की यह पंक्ति। अब आप देखिए, इसी से संबंधित कई बार प्रश्न आया है, इसी से संबंधित कई बार प्रश्न आया। रसलीन का मूल नाम क्या है? प्रश्न आया है या नहीं आया है? सैयद गुलाम नबी। सैयद गुलाम नबी किसका मूल नाम है? तो रसलीन का नाम है। वैसे रसलीन की जो यह पंक्ति है, अब आपसे परीक्षा में इसी प्रश्न से आधारित इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि रसलीन की यह पंक्ति किस रचना से है? तो आप लिख लें, अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो लिख लें अंग दर्पण। अंग दर्पण, अंग दर्पण जो रचना रसलीन की है, उसी की यह पंक्ति है। ऐसे बरवे रामायण रचना किसकी है? अब यह रट लेना काफ़ी नहीं कि तुलसीदास की है, बल्कि बरवे रामायण की भाषा क्या है? बरवे रामायण की भाषा अवधी है, जिसमें 7 कांड हैं बरवे रामायण में। 69 बरवे का प्रयोग इसमें किया गया है। 7 कांड है, जिसकी विषय है राम की जीवन कथा। लेकिन अगर यहीं पर एक प्रश्न और बरवे रामायण से पूछ लिया जाए
कि बरवे रामायण के 7 कांड में से किस कांड में राम की कथा नहीं है? तो 7वें कांड में। जो प्रारंभ के 6 कांड हैं, उन 6 कांडों में आप देखेंगे कि राम कथा वर्णित है, जबकि जो 7वां कांड है उसमें राम कथा नहीं बल्कि अन्य दोहे, उसमें अन्य चौपाइयाँ, उसमें बरवे प्रयोग किया गया है। भरत मुनि के रससूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? भाई इनका रससूत्र आपको पता ही होगा। जो भरत मुनि का रससूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचार संयोग रस निष्पत्ति, जिसमें आप देखेंगे कि अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं है, विभाव है, अनुभाव है और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव है, अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं है। साधारणीकरण संकल्पना के उद्गाता कौन है? देखिए, साधारणीकरण जो संकल्पना है, इसके जो प्रवर्तक हैं वो है भट्टनायक। लेकिन अब यहीं पर आपको पता होगा कि इसी साधारणीकरण को लेकर कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया। भट्टनायक के अनुसार विभावादि का साधारणीकरण होता है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। डॉक्टर नगेंद्र का भी यह कथन पूछा गया है। श्याम सुंदर दास का पूछा गया कि सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है, यह श्याम सुंदर दास ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में कई बार पूछा गया, इनका प्रश्न आया है, आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। ऐसे अभिनव गुप्त ने कहा कि सहृदय का साधारणीकरण होता है, यानी व्यंजना के विभावन व्यापार के द्वारा साधारणीकरण होता है। वहीं पंडित राज जगन्नाथ ने कहा कि दोष दर्शन के आधार पर साधारणीकरण होता है। अभिनव गुप्त ने कहा कि विभावादि का अपने पराये की भावना से मुक्त होना साधारणीकरण है। तो इस साधारणीकरण पर आधारित कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए। तो जब भी आप पेपर हल करें तो इसी तरीके से आप नोट्स बनाते चलें, और 10 वर्ष का अगर पेपर आप हल करते हैं, एक एक तथ्य को पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है बहुत ही आराम से परीक्षा में यहाँ से प्रश्न मिल जाएंगे और बहुत अच्छा सहयोग आपको मिल जाएगा। शब्द की द्व्यर्थी योजना में कौन सा अलंकार होता है द्व्यर्थी में? तो आपका उत्तर हो जाएगा वक्रोक्ति। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बी, वक्रोक्ति। भाई वक्रोक्ति में आप लोग देखेंगे 2 होता है, काकु वक्रोक्ति होता है, काकु वक्रोक्ति होता है, मैंने आपको बताया है, और श्लेष वक्रोक्ति। तो यहाँ पर श्लेष या हम काकु वक्रोक्ति की बात करें तो बहुत सारी पंक्तियां जो मैंने बताया है आप लोगों को। मेरी भव बाधा हर और आधा नागर सोय, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, जो उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस तरीके से जितने अलंकार है, चाहे वो अनुप्रास अलंकार हो, चाहे उत्प्रेक्षा अलंकार हो, चाहे वक्रोक्ति अलंकार हो, चाहे श्लेष अलंकार हो, सब के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बी, वक्रोक्ति। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो द्रविड़ परिवार में आप देखेंगे आपका उत्तर हो जाएगा डी, कन्नड़। अभी तो भाषा परिवार आप लोगों को पूरा पढ़ाया गया है। कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, इसके अलावा और छोटी छोटी जो भाषाएं हैं उनके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया है। क्षेत्र की जो बोलियां पढ़ाई गई, उपबोलियां आपको पढ़ाई गई, वहाँ पर जो बनारस में है, बनारस क्षेत्र की जो बोली है काशिका, उसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया है। बैसवाड़ा जो अवध में बोली जाती है वो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। काशिका मतलब भोजपुरी, काशिका मतलब ये होगा, काशिका का जो दूसरा नाम है हम कह सकते हैं भोजपुरी कह सकते हैं। ऐसे हिंदी प्रदीप पत्रिका की जब बात आती है तो हिंदी प्रदीप पत्रिका बालकृष्ण भट्ट की है, बालकृष्ण भट्ट की है। ये एक मासिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन, अब आप जब नोट्स बनाए अपना तो हिंदी प्रदीप लिखें, उसका प्रकाशन वर्ष लिखें, इसका विमोचन किसने किया था? यह पत्रिका बालकृष्ण भट्ट की है, संपादक बालकृष्ण भट्ट है, लेकिन इसका विमोचन किसने किया था? तो विमोचन हरिश्चंद्र ने किया था, भारतेंदु ने किया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रयागराज से प्रकाशित होती थी।
इसमें नाटक भी प्रकाशित किए जाते थे, निबंध भी प्रकाशित किए जाते थे, उपन्यास भी प्रकाशित किए जाते थे, समाचार भी प्रकाशित किए जाते थे। और इसी हिंदी प्रदीप पर आप देखेंगे परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि यह पंक्ति किस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखी होती थी। वो पंक्ति क्या थी? शुभ सरस देश स्नेह पूरित, प्रकट होयो आनंद भरे। वैसे जितनी भी पत्रिकाएं हैं उनमें हिंदी प्रदीप आप पत्रिका देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लेखकों की रचनाएं प्रकाशित होती थी। पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम आपने सुना होगा। पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुरुषोत्तम दास टंडन की कितनी रचनाएं हिंदी प्रदीप में प्रकाशित हुई, तो 12 रचनाएं प्रकाशित हुई हैं 1899 से लेकर 1905 तक। लेकिन आपको यह भी पता है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका जो थी, इस पर 3000 का जुर्माना लगाया गया था ब्रिटिशों के द्वारा, और जुर्माने का पैसा भरने के लिए बालकृष्ण भट्ट के पास पैसे नहीं थे। अंततोगत्वा इनको ये पत्रिका बंद करनी पड़ी थी। लेकिन क्यों लगाया था? ब्रिटिश सरकार ने 3000 का जुर्माना क्यों लगाया था, किस लेख पर लगाया था? आपको बता दें, इसमें माधव शुक्ल का एक लेख छपा था, बम क्या है। हिंदी प्रदीप में 1909 ईस्वी में माधव शुक्ल का एक लेख छपा था, बम क्या है। और इसी लेख पर ब्रिटिश सरकार ने 3000 का जुर्माना लगाया था, और जुर्माने का पैसा अदा करने के लिए पैसे नहीं थे बालकृष्ण भट्ट के पास, तो इसलिए इस पत्रिका को बंद करना पड़ा। 1910 में इन्होंने बंद कर दिया। यानी 1877 से प्रारंभ हुई और 1909-10 में बंद हो गई। 33 वर्षों तक लगातार यह प्रकाशित होती रही है। वैसे बालकृष्ण भट्ट जो थे, इन्होंने पत्रकारिता जो सीखी थी, पत्रकारिता का जो ज्ञान प्राप्त किया था, वो किससे प्राप्त किया था पता है आप लोगों को? नहीं पता है? नहीं पता है तो लिख लीजिए, रमानंद चट्टोपाध्याय से बालकृष्ण भट्ट ने पत्रकारिता का प्रारंभिक ज्ञान रामानंद चट्टोपाध्याय से प्राप्त किया था। और जब यह पत्रिका 1877 में प्रारंभ हुई तो 1878 में इन्होंने एक लेख लिखा, और उसमें बालकृष्ण भट्ट ने कहा कि खैर हिंदी का प्रचार ना हो सके तो नागरी अक्षरों का वर्ताव ही सरकारी कामों में हो, तब भी हम लोग अपने को कृतार्थ माने। तो ये पत्रिकाओं के बारे में, और पत्रिकाओं के बारे में इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहें। अच्छा, इसी में से अगर आपसे प्रश्न पूछें, वैसे भारतेंदु की पत्रिका आप जानते ही हैं, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास, इनमें से किसकी पत्रिका है और उस पत्रिका का क्या नाम है जिसका मूल वाक्य था, अपधर्म छूटे सत्य निज भारत गहे। अपधर्म छूटे सत्य निज भारत गहे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किसका कथन है और किस पत्रिका का है। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, यह पंक्ति किसकी है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, मुक्तिबोध की है। लेकिन आपको सिर्फ मुक्तिबोध पढ़ लेना नहीं है, मुक्तिबोध पढ़ना सिर्फ काफ़ी नहीं है। सिर्फ मुक्तिबोध के बारे में पढ़ लेना काफ़ी नहीं। मैंने पहले ही बताया कि केवल ऐसा नहीं है कि जो टेस्ट सीरीज में प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को पढ़ लें बस आपके लिए काफ़ी है, बल्कि आपको यह भी जानना है कि किस कविता की यह पंक्ति है। अंधेरे में कविता, जो आपके पाठ्यक्रम में है मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में, उसी की यह पंक्ति है। अंधेरे में कविता किसमें संकलित है यह भी जान लेना जरूरी है। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह में। चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है। अब अगर कहा जाए कि चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह की भूमिका किसने लिखा है, भूमिका किसने लिखा है, तो बहुत लोग कहेंगे सर ये तो मुझे नहीं याद है, मैंने नहीं ध्यान दिया। श्रीकांत वर्मा ने लिखा है, श्रीकांत वर्मा। तो इस तरीके से आपको अध्ययन करना है। मैंने पहले ही बताया है कि अगर इस तरीके से आप अध्ययन करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आपको परीक्षा में मिल जाएंगे। 10 वर्ष के प्रश्न पत्रों को अगर इस तरीके से आप हल करते हैं, बाकी जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनको करने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि ये सारे तथ्य जितने आपको बताए जा रहे हैं वो पेड क्लास में एक एक तथ्य बताए जाते हैं। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की जो रचना है, ये भी पूछ जाती है विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा मैंने पढ़ाया है। ये जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है आगे पढ़ाएंगे कि शरद चंद्र की जीवनी इसमें है, 1974 में प्रकाशित हुई है। कितने दिन में इन्होंने लिखा है, इसमें कितने खंड हैं भाई। जैसे दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशांत जो खंड है, दिशाहारा में कितने वर्षों की जीवनी है, दिशाहारा का विषय वस्तु क्या है, दिशा की खोज की विषय वस्तु क्या है, दिशांत का विषय वस्तु क्या है। तो एक एक तथ्यों का वर्णन करते हैं जब आप लोगों को पढ़ाया जाता है। पशु पक्षियों पर आधारित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन कौन सा है? तो इसमें जो मेरा परिवार है, जब मेरा परिवार आपको पढ़ाया जाएगा या जिन लोगों को पढ़ाया गया है तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि इसमें जो उच्छ्वास है, इस किताब की जो भूमिका के रूप में उच्छ्वास दिया गया वो किसने लिखा? इलाचंद जोशी ने लिखा। अभी तो 1 महीने पहले ही कायदा समाप्त किया गया है, जिसमें एक एक तथ्य मैंने लोगों को बताया है, इस पर आधारित सारे प्रश्न कराए गए हैं। और आत्मिका किसने लिखा? महादेवी वर्मा ने लिखा। इसमें कुल कितने रेखा चित्र संकलित हैं? तो 7 रेखा चित्र संकलित है, जिसमें नीलकंठ के बारे में पढ़ाया गया, गिल्लू के बारे में, सोना, दुर्मुख, गौरा, नीलू, निक्की, रोजी और रानी सब के बारे में पढ़ाया गया है। जो नीलकंठ है, नीलकंठ में और कौन कौन से जीव हैं, कौन कौन से पात्र हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। नीलकंठ में राधा कौन है, या इन मोरों का जो कायाकल्प है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, वो किसके समान बढ़ रहे हैं, किससे तुलना की गई है? तो इल्ली से तितली बनने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक उसी तरीके से इसमें कुब्जा कौन है, या नीलकंठ को कितने रुपए में खरीदा गया। तो ये सारी चीज़ें एक एक तथ्य इसमें कराए गए हैं और ऐसे ही पूरा का पूरा लेक्चर दिया जाता है और पढ़ाया जाता है। रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक रचना कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, रस मीमांसा। अब रस मीमांसा हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने पढ़ा हो, कुछ लोगों ने ना पढ़ा हो। रस मीमांसा के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सिर्फ इतना नहीं याद करना है कि रस मीमांसा किसकी रचना है। रस मीमांसा एक सैद्धांतिक समीक्षा की पुस्तक है। इसमें क्या है? तो एक सैद्धांतिक समीक्षा है। रस मीमांसा कैसी रचना है? सैद्धांतिक समीक्षा। या रस मीमांसा में जो समीक्षाएं हैं, इन समीक्षाओं के संग्रह को रस मीमांसा नाम किसने दिया था? रस मीमांसा नाम किसने दिया था? कितने लोगों को पता है? जितने लोग इस लेक्चर को इस टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं उसमें से बताएं कि कितने लोगों को पता है कि रस मीमांसा नाम किसने दिया था। चलिए, रात में लाइव क्लास जब होगा तब आपको बताएंगे कि रस मीमांसा को रस मीमांसा नाम किसने दिया था, ताकि आप लोग भी थोड़ा मेहनत करें, ढूंढें, क्योंकि एक चीज़ ढूंढने से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इसीलिए प्रश्न देते हैं, इसीलिए पूछते हैं, ताकि आप अपना कमेंट बॉक्स में भी उत्तर भेज देते हैं। कभी कभी आप कमेंट करें, उस चीज़ को ढूंढें, थोड़ी मेहनत करें, तो उससे आपको भी लगेगा कि नहीं, मेहनत करनी चाहिए। और इस तरीके के तथ्य कहाँ से और कैसे मिलेंगे, तो बताना कि रस मीमांसा नाम किसने दिया है, या इस रस मीमांसा की भूमिका या प्रस्तावना किसने लिखा है। प्रस्तावना में ही आपको मिल जाएगा, हिंट बता दे रहे हैं। जो प्रस्तावना है रस मीमांसा की, उसी के प्रस्तावना में मिल जाएगा। प्रस्तावना ओम प्रकाश सिंह ने लिखा है और ओम प्रकाश सिंह ने प्रस्तावना में बताया है कि रस मीमांसा नाम किसने दिया। बाकी इसमें काव्य है, काव्य के विभाग है, काव्य का लक्षण दिया गया है, भाव दिया है, भावों का वर्गीकरण है, रस है, शब्द शक्ति है, तो ध्वनि है। इन सब के बारे में रस मीमांसा में बताया गया है। मनोविश्लेषणवादी या मनोविश्लेषणात्मक जो शैली है, उस शैली के उपन्यासकार कौन हैं? मनोविश्लेषणवादी शैली के उपन्यासकार कौन हैं? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर इलाचंद जोशी हैं।
अब सिर्फ ये नहीं ध्यान रखना कि इलाचंद जोशी ही हैं, बल्कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार और कौन कौन से हैं। तो इलाचंद जोशी का नाम ध्यान रखिए, अज्ञेय का नाम ध्यान रखिए। कई बार परीक्षाओं में आपने देखा होगा कि निम्न में से मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन कौन से हैं। इलाचंद जोशी को भी पूछा गया, अज्ञेय को भी पूछा गया, जैनेन्द्र को भी पूछा गया। तो जो विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल कर लिए होंगे वो इस तरीके के प्रश्न को आराम से हल कर लेंगे, चाहे वो 1 2 3 4 करके पूछा जाए, 1 2 3 4 5 करके पूछा जाए। यह मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों का जन्मकाल के अनुसार सही क्रम क्या होगा। भाई इलाचंद जोशी का जन्म कब हुआ है? 1902 में हुआ है। अज्ञेय का कब हुआ है? तो 1911 में हुआ है। जैनेन्द्र का कब है? तो 1905 में हुआ है। देवराज का कब है? तो 1917 में हुआ है। तो चाहे जन्मकाल के अनुसार पूछा जाए या मनोविश्लेषणवादी कौन कौन से हैं। अब बात उपन्यासकार की हो रही है, तो जब भी आप नोट्स बनाएं तो इलाचंद जोशी के उपन्यास कौन से हैं, अज्ञेय के कौन से हैं, देवराज के कौन से हैं, जैनेन्द्र के कौन से हैं, उसकी विषय वस्तु क्या है, अगर उस पर ध्यान रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रश्न से संबंधित जो भी प्रश्न बनेगा वो किसी का भी नहीं छूटेगा। अगर आप आराम से इन चीज़ों को लिख लेंगे, इन चीज़ों पर अध्ययन कर लेंगे। जैसे इलाचंद जोशी की ही अगर हम बात करें, इनका घृणामयी उपन्यास जो है, घृणामयी का ही तो पूर्व नाम लज्जा था, याद है ना आप लोगों को। घृणामयी जो उपन्यास था उसी का पूर्व नाम क्या था? लज्जा नाम था। भाई पहले तो लज्जा नाम से आप पहले तो घृणामयी नाम से आप देखेंगे कि 1929 में प्रकाशित हुआ, लेकिन बाद में लज्जा नाम से 1950 में प्रकाशित हुआ। ऐसे इनका सन्यासी है, पर्दे की रानी, प्रेम और छाया है, निर्वासित है, मुक्ति पथ है, सुबह के भूले, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतु चक्र, भूत का भविष्य, कवि की प्रेसी। तो ये सब इनके उपन्यास हैं। अज्ञेय का शेखर एक जीवनी के बारे में प्रश्न पूछा था, आपके पाठ्यक्रम में भी है। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, जो मृत्यु से साक्षात्कार, कई बार पूछा गया है कि अज्ञेय की कौन सी रचना है, कौन सा उपन्यास है जो मृत्यु से साक्षात्कार नाम से जाना जाता है, अपने अपने अजनबी। तो यहाँ पर जो मनोविश्लेषणवादी की बात हो रही, एक ही प्रश्न से मैंने बताया कि इतनी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ही आराम से आप प्रश्नों को हल कर लेंगे। भाई जो डॉक्टर देवराज हैं, इनका उपन्यास आप ध्यान रखिए कि इनका जैसे दोहरी आग की लपट है, अजय की डायरी है, आज की डायरी है, बाहर भीतर है, पथ की खोज है। तो ये सब उपन्यास डॉक्टर देवराज के हैं, तो इन्हें आप लोग जरूर ध्यान रखें। न्यूनिया किस उपन्यास का पात्र है? अब यहाँ पर अगर न्यूनिया की बात करें कि न्यूनिया किस उपन्यास की पात्र है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कि बाणभट्ट की आत्मकथा। आपके पाठ्यक्रम में है बाणभट्ट की आत्मकथा। अब यहाँ पर यह भी आपको ध्यान रखना है कि जो बाणभट्ट की आत्मकथा है, इसकी विषय वस्तु किस समय की है? तो 7वीं शताब्दी की है। 7वीं शताब्दी की, यानी हर्षवर्धन कालीन। इसमें पात्र ध्यान रखें, भाई मुख्य पात्र तो ही हैं, साथ में गौड़ पात्र ध्यान रखिए। जब बाणभट्ट हो गए, निपुणिका यानी न्यूनिया, निपुणिका ही तो न्यूनिया है जो भट्टिनी की सेविका है। बाकी भट्टिनी तुअर मिलिंद की कन्या है, महामाया महारानी राजलक्ष्मी की, राजश्री की सौत है। बाकी जो इसमें गौड़ पात्र हैं, जैसे कुमार कृष्ण वर्धन को याद रखिए, सुचारित को याद रखिए, वीरवत वज्र को याद रखिए, मदनश्री को याद रखिए, विग्रह वर्मा, अघोर भैरव, चारुस्मिता, आचार्य पद, इनको ध्यान रखिए। बाकी जब बाणभट्ट की आत्मकथा पढ़ाएंगे आप लोगों को, या जो लोग हमारे पुराने मेंबर्स हैं जो पढ़ चुके हैं, वो याद होगा कि इसमें जो महत्वपूर्ण कथन है वो मैंने आपको पढ़ाया है कि मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ, बाणभट्ट ने कहा है। निपुणिका ने कहा कि अपने को निःशेष भाव से दे देना ही वशीकरण है। वहीं चारुस्मिता का एक जो कथन है कि दुनिया केवल प्रस्तर प्रतिमाओं पर जान देती है। तो इस तरीके से बहुत सारे कथन हैं जहाँ से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो वही मैंने बताया कि इन चीज़ों पर अगर आप ध्यान रखेंगे और इस तरीके से आप अध्ययन करेंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे और बहुत ही अच्छे से
आप परीक्षा में सफल हो जाएंगे, क्योंकि आप वैसे भी पढ़ ही रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं। लेकिन इस तरीके से अगर एक बार आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? आपका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी से हुई है। अब क्रम आपको ध्यान रखना है, भाई ब्राह्मी है, ब्राह्मी के दो भाग हैं, उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। जो दक्षिण में है वो तेलुगु, तमिल, कन्नड़, इन सब लिपियों का विकास हुआ। जो उत्तर में है वो गुप्त लिपि है। फिर आप देखें कुटिल लिपि, कुटिल लिपि को मैंने बताया है सिद्ध मातृका लिपि किसने कहा है। फिर उसी से आप देखेंगे देवनागरी लिपि का विकास होता है, शारदा लिपि का विकास होता है। तो इस तरीके से लिपियों का विकास है, उनका क्रम है, वो ध्यान रखना है। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? तो कई लोग कहेंगे सर ये तो यात्रा संस्मरण है, लेकिन नहीं, यह है निबंध। धर्मवीर भारती का ये क्या है? ठेले पर हिमालय तो निबंध है, क्योंकि यह यात्रा वृत्तांत श्रेणी का संस्मरणात्मक निबंध है। अब इसी प्रश्न को घुमाकर आपसे पूछा जा सकता है कि जो ठेले पर हिमालय है इसमें कहां से कहां तक की यात्रा का वर्णन है? कितने लोगों को पता है? बताइए, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो वो जरूर बताएं कितने लोगों को पता है कि ठेले पर हिमालय रचना में कहां से कहां तक का यात्रा वर्णन है। अगर पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो लिख लें। नैनीताल से कौसानी तक, नैनीताल से कौसानी तक का वर्णन है। लिख लिया आपने? अगला प्रश्न देखें, वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन किसका है? वंदे वाणी विनायको, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामवृक्ष वेनीपुरी का वंदे वाणी विनायको बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसका प्रकाशन वर्ष आप ध्यान रखिए। रामवृक्ष वेनीपुरी का जो गेहूं और गुलाब है उसे ध्यान रखिए। वंदे वाणी विनायकों में कितने निबंध संकलित हैं यह भी आप ध्यान रखिए कि इसमें 25 निबंध संकलित हैं। और कौन कौन से निबंध संकलित हैं? 25 में कौन कौन से निबंध संकलित हैं, पहला निबंध कौन सा है, अंतिम निबंध कौन सा है? तो इस तरीके से अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ऐसे विद्यानिवास मिश्र के निबंध कौन से हैं, गुलाब राय के निबंध कौन से हैं, प्रताप नारायण मिश्र के निबंध कौन से हैं, या इनके निबंध जो आपके पाठ्यक्रम में है वो किस निबंध संग्रह में संकलित है, उसकी विषय वस्तु क्या है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। बाकी कालक्रम की दृष्टि से प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं उनका सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी। भाई ये तो रटने वाली चीज़ है कि पहले आप देखेंगे कि इसमें पहले कौन सा होगा, फिर उसके बाद कौन सा होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले हो जाएगा आपका सेवा सदन 1918, सेवा सदन हो जाएगा। उसके बाद में हो जाएगा आपका रंगभूमि, इसमें क्रम गलत दिया है, सही कर लीजिएगा। सेवा सदन पहले होगा, सेवा सदन पहले पर होगा। उसके बाद में आपका होगा रंगभूमि 1925 में, ये होना चाहिए दूसरा, रंगभूमि होना चाहिए। और फिर उसके बाद में होना चाहिए कर्मभूमि 1933 में, सही कर लीजिएगा क्रम। और फिर होना चाहिए गोदान 1936 में। तो यह क्रम होना चाहिए, यह क्रम होना चाहिए। लेकिन एक मिनट, कालक्रम के देश प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा? हाँ, उल्टा दिया गया है, सही है, सी सही होगा, उल्टा दिया है। पहले होगा गोदान 1936 में, फिर कर्मभूमि होगा 1933 में, उसके बाद में हो जाएगा रंगभूमि 1925 में, और अंत में होगा सेवा सदन। उल्टा क्रम दिया है, सीधा नहीं बल्कि उल्टा क्रम दिया है। तो 21 का हो जाएगा सी। 22 का देखें, कालक्रम की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो यहां पर सबसे पहले हो जाएगा रानी केतकी की कहानी। इंशाअल्लाह खां का रानी केतकी की कहानी सबसे पहले होगा 1808 में। उसने कहा था, चंद्र शर्मा गुलेरी का उसने कहा था, जो आपके पाठ्यक्रम में 1915 में। और फिर
वृंदावन लाल वर्मा का होगा, फिर उसके बाद में उदय प्रकाश का होगा त्रिज। तो आपका जो क्रम होगा वो हो जाएगा बी। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो यहां पर सबसे पहले आपका हो जाएगा अंधा युग। सबसे पहले हो जाएगा ए, अंधा युग। देखिए पहले आपको याद है तो उसी हिसाब से आपको सब कर लेंगे। सबसे पहले कौन सा होगा? तो अंधा युग होगा। उसके बाद में दूसरा कौन सा होगा? शारदिया होगा। फिर कोर्ट मार्शल होगा। फिर मादा कैक्टस। मादा का कैक्टस इनका है लक्ष्मी नारायण का। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 24 देखें। हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले इन्होंने लिखा है सुर साहित्य। सुर साहित्य 1930 में। सबसे पहले इन्होंने लिखा सुर साहित्य 1930 में। सुर साहित्य 1930 में। हिंदी साहित्य की भूमिका इन्होंने लिखा। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में। 1940 में। फिर कबीर इन्होंने लिखा 1941 में। 1941 में। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो लिखा गया 1952 में। 1952 में। 1952 में। तो इस तरीके से आपका क्रम हो जाएगा बी। प्रकाशन काल के अनुसार रेखा चित्रों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो यहां पर आप देखें, सबसे पहले आपका हो जाएगा अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र 1941 में महादेवी वर्मा का अतीत के चलचित्र होगा। फिर उसके बाद में माटी की मूर्ति जो रामवृक्ष बेनीपुरी का है 1946 में हो जाएगा। अमिट रेखाएं सत्यवती मलिक का है 1951 में हो जाएगा। और फिर विष्णु प्रभाकर का हो जाएगा कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965। अब आप कहेंगे सर इसको हम कैसे पढ़ें? इसको इस तरीके से पढ़िए। सबसे पहले आप एक काम करिए कि जैसे अतीत के चलचित्र किसका है? महादेवी वर्मा का। तो महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं उनको याद करिए कि महादेवी वर्मा का अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। तो इसी तरीके से उसको लिख डालिए। रामवृक्ष बेनीपुरी का दिया गया है माटी की मूर्ति। तो रामवृक्ष बेनीपुरी की जो रचनाएं हैं, चाहे वो माटी की मूर्तियां हों, मिल के पत्थर हो, लाल तारा हो, गेहूं और गुलाब हो, सबको लिख डालिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार। ऐसे सत्यवती मलिक का और विष्णु प्रभाकर की जो रचना है उनको लिख डालिए। तो इसको लिखने से बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद हो जाएंगी और बार बार जब सामने आएगा, रिवीजन होगा तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। प्रश्न संख्या 26 देखें। यहाँ पर रचनाकाल के अनुसार पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा सदादर्श, बी होगा। सबसे पहले हो जाएगा सदादर्श 1874 में। सदादर्श श्रीनिवास दास का है। फिर उसके बाद में हिंदी प्रदीप जो भी मैंने बताया 1877 में बालकृष्ण भट्ट का। फिर ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र का जो 83 में है। और राधाचरण गोस्वामी का की पत्रिका भारतेंदु है जो 1884 में प्रकाशित हुई। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? प्रश्न संख्या 27 देखकर निराला की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? तो ये तो मुझे लगता है कि सही लोगों को रटा ही होगा कि सबसे पहले अनामिका, फिर परिमल, फिर गीतिका, उसके बाद कुकुरमुत्ता। प्रश्न संख्या 28 कामायनी के सर्गों को लेकर कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। कामायनी के सर्गों को, जो कामायनी में जो 15 सर्ग हैं, इनके सर्गों को लेकर अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न रहता ही रहता है। तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखें। रचना काल के अनुसार लंबी कविताओं का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो सबसे पहले होगा प्रलय की छाया। सबसे पहले आपका हो जाएगा प्रलय की छाया, जयशंकर प्रसाद की जो प्रलय की छाया है। उसके बाद में अज्ञे की असाध्य वीणा आप देखेंगे, धूमिल की आप पटकथा देखेंगे। तो इस तरीके से ये जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम ध्यान रखिए। आचार्यों और उनके सिद्धांतों का सुमेलित जोड़ा कौन सा होगा? तो यहाँ पर भट्ट लुल्लट का कौन सा हो जाएगा आपका? इनका हो जाएगा उत्पत्तिवाद। मैंने कई बार बताया कि इसमें जो 4 हैं, उत्पत्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद, तो इनको आप लोग जरूर ध्यान रखिए। शंकुक का कौन सा हो जाएगा? अनुमितिवाद।
भट्ट नायक का कौन सा हो जाएगा? भुक्तिवाद। अभिनव गुप्त का कौन सा हो जाएगा? अभिव्यक्तिवाद। तो इसे आप लोग क्रम से ध्यान रखें, और किसने इस सिद्धांत में क्या कहा है उस पर भी विशेष ध्यान होना चाहिए। निम्नलिखित ग्रंथकार और उनके ग्रंथों का सही सुमेलित जोड़ा कौन सा होगा? तो मुझे लगता है ये भी आप लोगों को रटा ही होगा एकदम, क्योंकि द वेस्टलैंड इलियड की रचना है, लिरिकल बैलेट्स आप देखेंगे वर्ड्सवर्थ की रचना, या लोंगिनस का पेरिप्सुस है, या पेरीपोएतिस का अरस्तु का है, रिपब्लिक प्लेटो का है। तो इस तरीके से अगर क्रम में आप इनको सजाएंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा कि पहले का 5वां हो जाएगा, वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेट्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका उत्तर बी हो जाएगा। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो अज्ञेय का है वो अज्ञेय का है संवत्सर, यानी ए का चौथा किस में मिल रहा है? पहले में मिल रहा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पहला। मिलाने वाले प्रश्न तो इजी वे में आप कर लेंगे, इसके लिए आपको रिवीजन करने की या कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करने की ज़रूरत हो। भाई 4 में से कोई एक तो आता ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं और आपको ये चीज़ें नहीं पता है। जैसे यहाँ रचनाएं दी गई हैं, तो केदारनाथ सिंह की कौन सी रचना नहीं पता, कोई बात नहीं। ज्ञानेंद्र पति की कौन सी रचना है नहीं पता, कोई बात नहीं। भारत भूषण अग्रवाल की कौन सी है नहीं पता है, कोई बात नहीं। लेकिन कम से कम कुंवर नारायण की कौन सी रचना है एक तो पता होगा। किसी एक का अगर पता है तो 10% प्रश्न ऐसे होंगे कि जिसमें केवल 2 विकल्प मिल रहे होंगे, बाकी 90% प्रश्न ऐसे होंगे कि अगर एक का उत्तर आपको पता है, एक के बारे में आपको पता है, तो बहुत ही आराम से उस प्रश्न का उत्तर आप सही दे पाएंगे। और उस 10% में यह 33वां प्रश्न अगर हम मान ले आपको कुंवर नारायण के बारे में पता है कि कुंवर नारायण की जो रचना है वो है आत्मजयी, कुंवर नारायण की आत्मजयी है। तो यहाँ पर कुंवर नारायण की रचना जो आत्मजयी है यानी डी का चौथा, तो यहाँ पर डी का चौथा पहले में मिल रहा है और चौथे में मिल रहा है। अब अकाल में सारस तो आपको पता ही होगा कि अकाल में सारस किसका है? केदारनाथ अग्रवाल का, यानी ए का चौथा। अब ए का चौथा किस में मिल रहा है? पहले में मिल रहा है, तो आपका उत्तर हो गया पहला। क्लियर हो गया? तो कुछ ऐसे प्रश्न आपको मिल सकते हैं जिसमें 2 विकल्प मिल जाएं, नहीं तो किसी एक का अगर पता है तो आसानी से आप इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 34 देखें। अब इसी तरीके से आपको बता रहे हैं कि आप इसे आसानी से कैसे हल करें। जैसे यहाँ पर रचनाएं दी गई, पत्रिकाएं दी गई, तो अखिलेश की पत्रिका कौन सी है? अखिलेश की पत्रिका का नाम कौन सा है? तो पत्रिका है तद्भव। अखिलेश की है तद्भव। ए का तीसरा देखिए यहाँ पर ए का तीसरा किस में मिल रहा है? डी वाले में मिल रहा है, तो आपका उत्तर हो गया डी। बाकी आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं। निम्नलिखित कहानी और कहानीकारों का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? जैसे सदगति किसकी कहानी है? प्रेमचंद की कहानी है, तो ए का तीसरा किस में मिल रहा है? डी में मिल रहा है। आपका उत्तर हो गया ए का तीसरा, यानी डी आपका सही है। शेष महेश गणेश दिनेश, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति आपको पता है कि रसखान की पंक्ति है, यानी ए का क्या होगा? चौथा होगा। ए का चौथा किस में मिल रहा है? सी में मिल रहा है। आपका उत्तर सही हो गया। तो इस तरीके से अगर आप प्रश्नों के उत्तर देंगे तो बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों को पहले में यहाँ पर जैसा मैंने 10% बताया था, तो यहाँ पर बी और सी दोनों में मिल रहा है। बी और सी दोनों में मिल रहा है। तो अब मन लेत पै देत छटाक नहीं, ये किसका है? घरानंद का है। तो घरानंद का यानी तीसरा। बी का तीसरा किस में मिल रहा है? बी में मिल रहा है। तो 2 विकल्प मिल गए, तो हमारा उत्तर हो गया बी, सही है। ऐसे ही प्रश्न संख्या 37 देखें। रचना और उनके साथ सुमेलित जोड़ा कौन सा है? जैसे शब्द और मनुष्य किसकी रचना है?
परमानंद श्रीवास्तव की रचना है, जो कि एक आलोचनात्मक रचना है, आलोचनात्मक विधा की रचना है, शब्द और मनुष्य। यानी ए का चौथा किस में मिल रहा है? बी में मिल रहा है। क्या ए का चौथा और किसी में मिल रहा है? आप देखें, नहीं मिल रहा है, तो आपका उत्तर 37 का बी हो गया। उपन्यास और उनके पात्रों के साथ सुमेलित जोड़ा कौन सा है? यानी रंगभूमि के जो पात्र दिए गए हैं, इनमें से कौन से पात्र रंगभूमि उपन्यास के हैं? तो सोफिया का नाम आपने सुना होगा। सोफिया किस में है? रंगभूमि में। यानी ए का 5वां किस में दिया है? सी विकल्प में दिया है। सी के अलावा और किसी में दिया है? नहीं दिया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 38 का सी। ऐसे नाटक और उनके पात्र दिए गए हैं। देवसेना किस नाटक में पात्र है? स्कंदगुप्त में। यानी ए का तीसरा किस में मिल रहा है? पहले में मिल रहा है, तो आपका 39 का उत्तर ए हो गया। बाकी और कहीं पर भी तीसरा आपको ए में नहीं दिख रहा है। ऐसे प्रश्न संख्या 40 देखें। अब 40 तर्क पर आधारित है, और ये होता है जब आप पढ़ेंगे, गहन अध्ययन करेंगे, कॉन्सेप्ट के आधार पर यह प्रश्न होता है। इन प्रश्नों का उत्तर आपको बता दे रहे हैं, आप मिला लीजिएगा। पेपर आप सभी लोगों के पास है, पढ़ लीजिएगा। 40 का उत्तर हो जाएगा आपका बी। 41 का उत्तर देखें। 41 का उत्तर हो जाएगा आपका ए सही है, आर गलत है। 42 देखें। 42 में जो स्थापना और तर्क दिया गया, इसमें उत्तर हो जाएगा ए सही है, आर गलत है। अगले प्रश्न में आप देखें, इसमें हो जाएगा सी, ए सही है, आर गलत है। अगले प्रश्न में देखें, इसमें कौन सा होगा आपका? तो इसमें हो जाएगा हमारा ए सही है, आर गलत है। इसमें देखें प्रश्न संख्या 45 में, इसमें डी हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। अब इसके बाद में यहाँ पर जो पूरा पैराग्राफ दिया गया है, इसे पढ़ लीजिएगा। जो ये पैसेज दिया गया है, इस पैसेज के आधार पर जो प्रश्न दिया गया है कि कबीर की वाणी के विषय में क्या कहा गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये कहा गया है। और फिर अगला प्रश्न दिया गया कि कबीर के सामने भाषा का रूप कैसा था? भाषा का रूप कैसा था? तो भाषा का रूप, भाषा लाचार सी नजर आती है, उत्तर हो जाएगा बी। कबीर की भाषा में कैसी हिम्मत नहीं है? नहीं है, ध्यान देना, उत्तर हो जाएगा बी, कि वह इस फक्कड़ की फरमाइश को ना ही कर सके। कबीर की भाषा में कैसी ताकत थी? तो अकह कहानी को मनोग्राही बना दे, यह ताकत थी। कबीर ने बात को किस रूप में प्रकट करना चाहा है? उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया है कबीर ने। तो इस तरीके से 50 प्रश्न थे। कैसे आपको पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया। तो इसी तरीके से इन प्रश्नों को आपको हल करना है। बाकी डेली प्रैक्टिस सेट मिल ही रहा है। और जो मैंने पूछा है, देखते हैं कि कितने लोग मेरे प्रश्न का उत्तर देते हैं, कितने लोग यह बताते हैं कि सूरसागर के बारे में किसने कहा है और किस रचना में कहा है कि वह ईश्वरीय प्रेम की पवित्र भूल भुलैया है। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। बाकी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। यूजीसी नेट जून की परीक्षा का नोटिफिकेशन कल परसों में आ ही जाएगा। तो जितना समय आपको मिल रहा है, पूरे मेहनत, पूरी ईमानदारी, लगन, निष्ठा के साथ आप पढ़ें, मेहनत करें, आगे बढ़ें। और अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये होगा कि जो भी वीडियो पब्लिश किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहेगा।